अब देखते हैं अगला सवाल। अगला क्वेश्चन है बहुत ही प्रसिद्ध क्वेश्चन, ठीक है। हम लोग बचपन से ये क्वेश्चन पढ़ते हैं कि मैं जब 10th में थी तो भी मैंने ये क्वेश्चन पढ़ा था, फिर मैंने 12th में भी पढ़ा, फिर मैंने अपने ग्रेजुएशन के लिए भी पढ़ा, फिर मैंने मास्टर्स में भी ये क्वेश्चन पढ़ा, ठीक है। तो आप देखो बहुत ही प्रसिद्ध सवाल है, ठीक है। कोई लीप ईयर, कोई भी रैंडमली सिलेक्टेड लीप ईयर में 53 संडेज होने के क्या चांसेस है। अब आप बताओ लीप ईयर में kiतने दिन होते हैं, सबको पता है ना, 366 डेज होते हैं, ओके। नंबर ऑफ डेज इन लीप ईयर कितने होते हैं, 366। नॉर्मल किसी साल में होते हैं 365, लीप ईयर में होते हैं 366। अब आप बताओ कि किसी भी साल में, किसी भी नॉर्मल साल 365 दिन वाले साल में कितने संडेज होते हैं। हम लोग जनरली जानते हैं 52 वीक्स होते हैं तो 52 संडेज होते होंगे, ठीक है। यहाँ पे आप देखो 366 दिन है और हमसे पूछा जा रहा है कि 53 संडे होने के क्या चांसेस हैं। हो सकता है कि 53 संडे भी हो, ठीक है। तो हम देखते हैं कि कितने वीक पड़ेंगे इस लीप ईयर में। तो नंबर ऑफ वीक्स इन लीप ईयर, एक काम करते हैं 366 को अगर हम लोग डिवाइड कर दे 57 से ना, एक वीक में 7 दिन होते हैं, 7 से डिवाइड कर दे तो आपको मिलेंगे 52 इज टू 2/7। ये तो हो गए मेरे कंप्लीट वीक्स। ये दे देंगे मुझे 52 संडेज, ठीक है। 52 कंप्लीट वीक्स तो होंगे ही, तो 52 कंप्लीट संडेज होंगे, ठीक है। अब बच गया मेरा ये 2/7। तो 7 तो क्या है, ये नंबर ऑफ डेज इन अ वीक है, और ये 2 दिन जो मेरा एक्स्ट्रा है, 2 डेज एक्स्ट्रा। तो यानी कि अब मेरे हाथ में 52 दिन, 52 वीक्स तो आप ऐसे निकाल दो, आपके हाथ में बचे 2 दिन। अब आप 2 दिन में कैलकुलेट कर सकते हो कि वो 2 दिन के में एक संडे होने का क्या चांस है। अब दोनों तो संडे नहीं हो सकता है ना, तो वो जो 2 एक्स्ट्रा दिन मेरे हाथ में है उसके संडे होने के क्या चांसेस है, ठीक है। तो आप देखो आपके हाथ में 2 दिन है ना, 2 डेज। अब जो 2 एक्स्ट्रा दिन है वो क्या होंगे, एक मंगल और एक शनिवार। ऐसा तो नहीं हो सकता, हमेशा क्या होंगे, सक्सेसिंग डेज होंगे, यानी कि सक्सेसिव होंगे। तो अगर मान लो कि आप संडे से स्टार्ट करो तो आपका दूसरा दिन क्या होगा, मंडे होगा। कोई डाउट नहीं होना चाहिए, संडे के बाद तो मंडे ही आता है ना। या फिर अगर आप मंडे से स्टार्ट करो तो आपको क्या मिलेगा, ट्यूसडे हो सकता है। अगर ट्यूसडे से स्टार्ट करो तो क्या होगा, वेडनेसडे हो सकता है। अगर वेडनेसडे होगा तो अगला दिन क्या होगा, थर्सडे होगा। अगर थर्सडे होगा तो अगला दिन क्या होगा, फ्राइडे होगा। फ्राइडे, सैटरडे, और क्या बचा, सैटरडे, संडे, है ना। फिर संडे, मंडे। कितने केसेस बन गए, में हमारे 7 बन गए। तो हमसे क्या पूछा जा रहा है कि ये जो 2 एक्स्ट्रा दिन है ना, जो 2 एक्स्ट्रा दिन है उसमें एक संडे होने का क्या पॉसिबिलिटी है। तो आप देखो कौन कौन से पेयर ऑफ डेज में संडे आ रहा है। आप देखो एक संडे हमें मिल गया यहाँ, कि वो जो 2 एक्स्ट्रा दिन है वो या तो संडे मंडे हो जाए तो हमें एक एक्स्ट्रा संडे मिल जाएगा 52 के अतिरिक्त, और या फिर वो 2 दिन जो एक्स्ट्रा है वो सैटरडे और संडे हो जाए तो फिर हमें एक और एक्स्ट्रा संडे मिल सकता है। यानी कि ये 2 पेयर हमारे क्या है, फेवरेबल है, और बाकी सारे क्या है, पॉसिबल है, ठीक है। ये हमारे 7 पॉसिबल पेयर हैं ऑफ डेज, और ये दोनों क्या है हमारे, ये और ये क्या है हमारे, फेवरेबल हैं, फेवरेबल केसेस हैं। कितने आ गए नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस, 1 2। पॉसिबल पेयर ऑफ डेज कितने आ गए, 7।
और फेवरेबल केसेस कितने आ गए हमारे 2। तो आप प्रोबेबिलिटी निकाल लो। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 53 संडेज इज इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस विच इज इक्वल टू 2 here and total number of cases is equal to 7। तो क्या आ गया ये हमारा, किसी लीप ईयर में 53 संडेज होने के क्या चांसेस हैं हमें मिल गया। इसी तरीके से आपको सिर्फ संडे की बात नहीं है, अगर कुछ भी पूछ लिया जाए कि 53 मंडेज होने के क्या चांसेस है, तो आप मंडेज काउंट कर लोगे, कहाँ कहाँ मिला मुझे, यहाँ और यहाँ मंडे मिल रहा है। सिमिलरली ट्यूसडे भी होने के चांसेस 2 बार हो सकते हैं, 2 केसेस में ट्यूसडे हो सकता है। इस तरीके से अगर आपको हफ्ते का कोई भी दिन 53 बार किसी लीप ईयर में आने का पूछे तो आप प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं। सिर्फ संडे की बात नहीं है, आप किसी भी दिन को कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। An unbiased coin is tossed 3 times। किसी अनबायस्ड कॉइन को हमने 3 बार टॉस किया है, तो पूछ रहा है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग 2 हेड्स। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं इसका सैंपल स्पेस क्या होगा। जब आप 3 कॉइन्स को टॉस करते हो तो इसका सैंपल स्पेस क्या होगा। तो देखो क्या हो सकता है, S इज इक्वल टू, ऐसे देखते हैं, तीनों पे हेड आ गया, ठीक है। आप एक ऑल्टरनेट करके चेंज करते जाओ। जैसे देखो मैं आपको अपना तरीका बताती हूँ लिखने का, ऐसे लिखते हैं। आप एक काम करो, 4 बार हेड लिख लो और 4 बार टेल लिख लो, ठीक है। उसके बाद जाओ 2 बार हेड लिखो, लाइक ऐसे 2 हेड हो गया, फिर 2 टेल लिखो, फिर 2 हेड लिखो, 2 टेल लिखो, ऑल्टरनेट, फिर 1 हेड 1 टेल, हेड टेल हेड टेल हेड टेल। देखो एक बार चेक करो कोई रिपीट हुआ है क्या। नहीं होता है रिपीट, ठीक है। देखो 3 हेड्स 3 टेल्स, हेड हेड टेल टेल हेड हेड, सॉरी हेड टेल हेड, ठीक है। इस तरीके से मेरा मिल गया मुझे सैंपल स्पेस, ठीक है। इस तरीके से आप लिख सकते हो, जैसे 4 हेड लिख लिए, 4 टेल लिख लिए, फिर 2 हेड 2 टेल, 2 हेड 2 टेल, 1 हेड 1 टेल, इस तरीके से। अगर यही 4 कॉइन्स को अगर टॉस करते ना तो आप ऐसे लिख सकते थे कि 8 हेड लिख लिया, 8 टेल, फिर 4 हेड 4 टेल, फिर 2 हेड 2 टेल, फिर 1 हेड 1 टेल, ऐसे आप लिख सकते हो, ठीक है। सैंपल स्पेस अगर 4 कॉइन्स को, ऐसे 4 कॉइन्स को टॉस करने का क्वेश्चन बहुत रेयर है, उतना लंबा सैंपल स्पेस देता भी नहीं है कहीं, पर अगर दे दे तो आप ऐसे लिख सकते हो। ये तो हो गया मेरा सैंपल स्पेस। अब देखते हैं कि मेरा फेवरेबल केसेस क्या है। तो क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, ऑब्टेनिंग 2 हेड्स। तो आप इसमें देखो 2 हेड्स कहाँ कहाँ पे आ रहे हैं। आप देखो यहाँ पे तो 3 हेड आ गए पहले में, यहाँ पे देखो 1 2, तो ये मेरा केस क्या है, फेवरेबल है, 2 हेड है इसमें। यहाँ देखो 2 हेड है, ये भी मेरा फेवरेबल है। इसमें देखो हेड टेल टेल, यहाँ पे तो 1 ही हेड है तो ये नहीं होगा। इसमें आ जाओ टेल हेड हेड, ये भी फेवरेबल है क्योंकि यहाँ पे क्या है, 2 हेड है। और देखो 2 टेल है, यहाँ पे 2 टेल है, यहाँ 3 टेल है। तो मतलब हमारे 3 केसेस ऐसे आए हैविंग 2 हेड्स। नंबर ऑफ केसेस इक्वल टू 3। और क्या है हमारे टोटल नंबर ऑफ केसेस कितने हैं, 2 to the power 3 यानी कि 8। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग 2 हेड्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस कितने आए हैं मेरे 3, और टोटल नंबर ऑफ केसेस है मेरे 8। ये हो गया मेरा ऑब्टेनिंग 2 हेड्स का प्रोबेबिलिटी, ठीक है। समझ में आई बात, ठीक है। चलिए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। देखिए तीसरा सवाल, हमें 2 सेट ऑफ बॉक्सेस दिए गए, ठीक है। 2 बॉक्सेस दिए गए हैं, दोनों बॉक्सेस में कुछ नंबर्स है, ठीक है। पहले बॉक्स में नंबर है 3 6 9 12 15, दूसरे बॉक्स में है 6 11 16 21 26। यहाँ पे हमसे प्रोबेबिलिटी ये पूछा जा रहा है कि अगर हम दोनों बॉक्स में से एक एक नंबर निकाल के मल्टीप्लाई करें, ठीक है। जैसे कि एक नंबर बॉक्स 1 से ले लिया, एक नंबर बॉक्स 2 से ले लिया, और दोनों को मल्टीप्लाई करें तो जो मल्टीप्लिकेशन यानी कि जो प्रोडक्ट आएगा उसके इवन होने के
क्या चांसेस है, ठीक है। उसके चलिए पहले ऑड से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। हम लोग ले लेते हैं ऑड होने के क्या चांसेस है, ठीक है। फिर हम लोग उसके बाद इवन का करेंगे, ठीक है। ऑड होने के क्या चांसेस है, तो आप मुझे बताओ कि दो नंबर्स का प्रोडक्ट ऑड कब होता है। अगर आप एक इवन को इवन से मल्टीप्लाई करो तो क्या ये ऑड होता है, नहीं, ये इवन होता है, ठीक है। अगर आप एक ऑड को इवन से मल्टीप्लाई करो तो क्या ये इवन होता है, ये ऑड होता है। ऑड को इवन से मल्टीप्लाई करने से क्या होता है, ये भी इवन होता है, ठीक है। नहीं, आपको यकीन नहीं हो रहा, देखो अगर आप एक ऑड नंबर ले लो, ठीक है, एक ऑड नंबर ले लो, 5 ले लिया, ठीक है, उसको किसी इवन नंबर से मल्टीप्लाई करो, मान लो 6 से मल्टीप्लाई कर दिया, क्या आ गया, ये 30 आ गया। 30 क्या ऑड है, नहीं ना, इवन है। ऐसे ही किसी भी ऑड नंबर को इवन नंबर से मल्टीप्लाई करने से हमेशा इवन नंबर मिलता है। तो अब ऑड नंबर मिलेगा कैसे, तो आप एक काम करते हैं, एक ऑड को ऑड से मल्टीप्लाई करते हैं, करके देखते हैं। मान लो कि ऑड नंबर ले लिया हमने 7, उसको मल्टीप्लाई कर दिया किसी ऑड नंबर से, मान लो 9 से कर दिया, क्या मिला, 63 मिल रहा है ना ऑड नंबर। तो यानी कि किसी ऑड नंबर को ऑड नंबर से मल्टीप्लाई करने से ही ऑड नंबर मिलता है, ठीक है। यानी कि हमारे केस में क्या है कि हमें एक नंबर तो ऑड चाहिए ही, दूसरा नंबर भी ऑड ही चाहिए, ताकि कि मेरा प्रोडक्ट क्या हो, ऑड आ जाए। तो चलो पहले हम बनाते हैं सैंपल स्पेस। टोटल नंबर ऑफ केसेस क्या बनेंगे, तो टोटल नंबर ऑफ केसेस के लिए क्या करेंगे, बॉक्स 1 में से एक नंबर लेंगे, बॉक्स 2 में से एक नंबर लेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो बॉक्स 1 में से कितने नंबर्स ले सकते हो आप, 1 2 3 4 5, 5 केसेस हो सकते हैं। आप यहाँ से उठा सकते हो कितने, 5 नंबर्स। और इसी तरीके से आप बॉक्स 2 में से भी 1 2 3 4 5, यहाँ से भी आप कितने ले सकते हो, 5 नंबर। यानी कि आपके टोटल नंबर ऑफ केसेस कितने आएंगे, 25। 25 प्रोडक्ट्स आने के चांसेस हैं, मतलब 25 प्रोडक्ट चांसेस नहीं, 25 प्रोडक्ट्स आ सकते हैं, ठीक है। लेकिन हमें क्या चाहिए, हमारा जो प्रोडक्ट आए वो ऑड है। तो हमें क्या चाहिए, ऑड लाने के लिए हमें क्या चाहिए कि हम जो बॉक्स 1 से ड्रॉ करेंगे वो भी ऑड हो, बॉक्स 2 से ड्रॉ करेंगे वो भी ऑड हो। तो अब आप देखो बॉक्स 1 में कौन कौन से नंबर्स है जो ऑड है, ठीक है। देखो 3 9 15 12, नहीं 12 ऑड नहीं है 12 तो इवन है ना, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग कितने नंबर्स ड्रॉ कर सकते हैं, 3 9 और 15। यहाँ से हम लोग 3 नंबर्स ड्रॉ कर सकते हैं, 3 ऑड नंबर्स, ठीक है। अब आ जाओ बॉक्स 2 पे, इसमें क्या क्या ऑड है मेरा, यहाँ पे मेरा 11 ऑड है और मेरा 21 ऑड है, बाकी 6 16 और 26 क्या है, इवन है। तो यहाँ पे मुझे मिले कितने, 2 ऑड नंबर्स, ठीक है। यानी कि अब इसके प्रोडक्ट के ऑड होने के लिए हमें इस 3 में से कोई नंबर उठाना है और इस 2 में से कोई नंबर उठाना है और लेके क्या करना है, उसको मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी दैट द प्रोडक्ट इज ऑड इज इक्वल टू, इसमें से 3 नंबर्स उठाने का क्या चांसेस है, 3/5, और यहां से 2 नंबर उठाने का क्या चांसेस है, 2/5। मतलब ये 5 में से हमने 2 चूज कर लिया, ये 5 में से हमने 3 चूज कर लिया और इसको हमने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। ये मिल गया मुझे 6/25। या फिर आप ऐसे कर सकते थे कि सीधा आप 3 × 2, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो इसको। और हम क्या करेंगे, पहले बॉक्स में से 5 में से 3 कोई नंबर चूज करेंगे, दूसरे में से 2 ऑड में से कोई एक नंबर चूज करेंगे और उसको डिवाइड कर देंगे टोटल नंबर ऑफ केसेस से। ये कर सकते हैं, ठीक है। या फिर आप इसको ऐसे लिख सकते हो कि ये जो 3 ऑड नंबर्स बॉक्स 1 में है उसमें से कोई हम एक नंबर चूज करेंगे, 3C1, और है ना, आप ऐसे लिख सकते हो।
3 इंटू 2 3C1 3 होता है, 2C1 2 होता है, और टोटल नंबर ऑफ केसेस मेरे कितने हैं 25। तो ये भी आ जाएगा आपका वही 6/25। इस क्वेश्चन में ये भी पूछा जा सकता है कि इवन होने का प्रोबेबिलिटी क्या है। जब दो नंबर्स को अगर मल्टीप्लाई करें तो इवन होने का प्रोबेबिलिटी क्या है। तो क्या है, अगर ऑड नहीं है, जो नंबर्स ऑड नहीं होते हैं वो नंबर्स इवन होते हैं। तो आप तो इसको ऐसे ही कर सकते थे, प्रोबेबिलिटी दैट प्रोडक्ट इज इवन इज इक्वल टू, क्या करेंगे, कॉम्प्लीमेंट रूल लगाएंगे, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी दैट नंबर इज प्रोडक्ट इज ऑड। ठीक है, प्रोडक्ट इज ऑड। क्या आया था मेरा 6/25, तो 1 माइनस 6/25 इज इक्वल टू 19/25। ठीक है, हो गया। सो अप टू हियर हम लोगों ने प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड बेसिक चीज़ें सब पढ़ ली हैं। अब मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स, नोटेशंस वगैरह बता देती हूँ जो आगे यूज होंगे। ठीक है, जैसे ये चीज़ें लाइक परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, ये आपने पहले से 12th में पढ़ रखी हैं। ठीक है, बस मैं एक बार आपको रिफ्रेश कर देती हूँ। तो परमुटेशन क्या होता है? परमुटेशन मतलब होता है दैट सिलेक्शन व्हेन द ऑर्डर ऑफ द ऑब्जेक्ट्स टू बी कंसिडर्ड। ठीक है, जब हमें आउट ऑफ सम थिंग्स कुछ थिंग्स का सिलेक्शन करना होता है, लेकिन हमें उसके ऑर्डर को भी ध्यान में रखना होता है। मतलब ऐसे नहीं कि उठा लिया, ठीक है, जैसे कुछ चीज़ें हमारे पास रखी हुई हैं, उसमें से हमें आउट ऑफ देम कुछ चीज़ें सेलेक्ट करनी है। ठीक है, तो और उस सिलेक्शन में अगर हमें ऑर्डर को भी ध्यान रखना हो, जैसे कि हमें नहीं, इसमें से ये पर्टिकुलर चीज़ पहले चाहिए, फिर उसके बाद बाकी चीज़ें आनी चाहिए। ठीक है, तो अगर हमें ऑर्डर ऑफ सिलेक्शन को ध्यान में रखना है तो उस वक्त हम लोग परमुटेशन यूज करते हैं। तो परमुटेशन का फॉर्मूला क्या होता है? अगर हमारे पास n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हो, आउट ऑफ विच हमें r एट अ टाइम को सेलेक्ट करना हो, तो परमुटेशन इज गिवन एज NPR। NPR से इसको डिनोट किया जाता है, एंड द फॉर्मूला इज गिवन एज NPR इज इक्वल टू फैक्टोरियल n डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल n माइनस r। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, क्या होगा ये, फैक्टोरियल n को हम लोग खोल सकते हैं, तो n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 अप टू n माइनस r का फैक्टोरियल इसे लिख सकते हैं। और हमारे डिनोमिनेटर में क्या है, n माइनस r माइनस 1 इंटू n माइनस r, ठीक है, का फैक्टोरियल। और ये हो गया मेरा n माइनस r का फैक्टोरियल ऑलरेडी है, ये क्या होगा मेरा, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम लोग ऐसे कह सकते हैं कि NPR इज इक्वल टू n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 अप टू r टर्म्स। अब आपको लग रहा होगा कि ये तो n माइनस r माइनस 1 तक है, ठीक है, n माइनस r प्लस 1 तक होगा ये, तो n माइनस r प्लस 1 तक है, तो आपको लग रहा होगा कि ये तो आपने r तक ही लिया। तो आप देखो काउंट कर सकते हो, यहाँ से लेके यहाँ तक कितने टर्म्स होंगे, लाइक 1 2 3 4 अप टू r टर्म्स है, और एक ये प्लस 1 है। अब अगर आप एक टर्म ये कट गया तो टोटल कितना बचा, r बचा ना। तो हम लोग NPR को क्या लिख सकते हैं, n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 अप टू r टर्म्स। ठीक है, इसका एक पर्टिकुलर केस होता है जो कि बहुत यूजफुल होता है, जैसे कि एक बंच ऑफ ऑब्जेक्ट्स है, ठीक है, उसमें से आपको कुछ ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करने हैं। मान लो कि आपको r ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करने हैं, ठीक है, तो उस केस में क्या होता है, और मान लो कि उस बंच में कुछ ऑब्जेक्ट है जो एक जैसे हैं, जैसे एक बंच ऑफ नंबर्स है, उसमें मान लो कि कुछ नंबर्स है जो बराबर है, जैसे 5 5 बार आ रहा है या फिर 4 3 बार आ रहा है। तो ऐसे अगर कुछ ऑब्जेक्ट्स आइडेंटिकल जब होते हैं तो उस केस में परमुटेशन हम लोग लेते हैं फैक्टोरियल n डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल n1, वेयर n1 थिंग्स आर अलाइक, n2 थिंग्स आर अलाइक एंड n3 थिंग्स आर अलाइक। तो क्या होगा, फैक्टोरियल n डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल n1 इंटू फैक्टोरियल n2 इंटू फैक्टोरियल
N3, ठीक है। तो आपको ये दो बेसिक चीजें याद रखनी है। आप ये डायरेक्ट ये याद रख सकते हो या फिर ये याद रख सकते हो, ठीक है। ये दोनों में से कोई एक, और ये आपको याद रखना है। उसके बाद एक और बेसिक चीज होती है कॉम्बिनेशन। तो मैं आपको थोड़ा सा कॉम्बिनेशन भी बता देती हूँ। कॉम्बिनेशन, ठीक है, द वर्ड कॉम्बिनेशन इज यूज्ड वेयर द ऑर्डर ऑफ ऑब्जेक्ट्स is not to be considered, ठीक है। what is the difference between permutation and combination? permutation में हमें order of objects को ध्यान में रखना है, combination में नहीं रखना है, ठीक है। तो the combination of n objects taken r at a time is denoted as NCR, and NCR के लिए फॉर्मूला क्या होता है NCR कैलकुलेट करने के लिए? फैक्टोरियल n बाई फैक्टोरियल r इंटू फैक्टोरियल n माइनस r। ये फॉर्मूला आपने 12th में पढ़ रखा है, ठीक है। तो ये दो चीजें परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन हम लोग प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में यूज करेंगे, इसलिए मैंने आपको थोड़ा सा रिफ्रेश करने के लिए बता दिया है, ठीक है। ये दो पॉइंट्स होते हैं, एक रिलेशन होता है परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन में, दिस इज रिलेशन बिटवीन परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, ठीक है। अगर आप कॉम्बिनेशन NCR के कॉम्बिनेशन को फैक्टोरियल R से मल्टीप्लाई कर दो तो ये मेरा बन जाता है NPR, और फैक्टोरियल और NCR बराबर होता है NCN माइनस R के। ये दो छोटी छोटी बातें हैं, ठीक है। ये आपको आगे हेल्प कर सकती है प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में, ओके। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये। इस क्वेश्चन में बात हो रही है दो लोग A और B की। A के पास किसी लॉटरी में एक शेयर है, ठीक है, और उस लॉटरी में आउट ऑफ 3 एक में प्राइज है और 2 ब्लैंक है, ठीक है। उसके बाद B के पास किसी लॉटरी में 3 शेयर है, जिसमें से जो लॉटरी में 3 प्राइज है और 6 ब्लैंक है, यानी कि 9 टिकट्स में 3 में प्राइज है और 6 में ब्लैंक है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि A के सक्सेस और B के सक्सेस का कंपैरिजन करें, ठीक है। कंपैरिजन माने कि रेशियो। तो चलो सबसे पहले A की बात करते हैं। तो A के जीतने के चांसेस, तो मान लो कि लेट विनिंग ऑफ A इज डिनोटेड बाय A, ठीक है। तो A के विनिंग के क्या चांसेस होंगे? ऑब्वियसली उसके पास एक ही शेयर है, A के पास एक शेयर है, तो वो क्या करेगा, वो इन 3 टिकट्स में से कोई एक टिकट चूज करेगा, उसमें से उसके जीतने के क्या चांसेस हो गए? अगर 3 में से एक में प्राइज है और उसमें से एक चीज उठाना है, ठीक है, और टोटल कितने चीज है? 3, तो क्या प्रोबेबिलिटी होगा? फेवरेबल केसेस कितने हो गए मेरे? फेवरेबल केसेस कितने हो गए? 1, क्योंकि एक ही प्राइज है, और टोटल केसेस कितने हो गए मेरे? 3, एक प्राइज प्लस 2 ब्लैंक। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग ऑफ ए क्या हो गया मेरा? 1/1 प्लस 2, क्या हो गया ये? 1/3। तो ये हो गई ए की बात। अब बात करते हैं बी के बारे में। अब देखो बी का क्या केस है। बी एक 9 टिकट्स वाले लॉटरी में से 3 टिकट्स उठाएगा, ठीक है, तो वो जीत कब सकता है? कोई एक टिकट में भी अगर प्राइस होगा तो मतलब समझो कि जीत गया, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं कि कितने वे में लॉटरी को उठा सकता है, ठीक है। तो क्या होगा, वो 9 में से कोई 3 टिकट्स उठा सकता है, तो यानी कि पहले डिनोट कर लेते हैं, लेट विनिंग ऑफ बी को हम लोग बी से डिनोट कर लेते हैं। तो आप आ जाओ नंबर ऑफ वेज इन विच बी कैन चूज। क्या है यहाँ पे? ऑर्डर ऑफ ऑब्जेक्ट्स को ध्यान में नहीं रखना है, क्योंकि क्या है, रैंडमली 9 में से कोई 3 ऑब्जेक्ट्स को उठाना है, ठीक है। तो क्या होगा? 9C3,
9C3 क्या होता है? फैक्टोरियल 9 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 6। आप इसको खोल दोगे तो ये हो जाएगा फैक्टोरियल 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू फैक्टोरियल 6 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 3 क्या होता है? 3 इंटू 2 इंटू 1 और इंटू फैक्टोरियल 6 को फैक्टोरियल 6 रहने देते हैं। ये मेरा क्या होगा? कैंसिल हो जाएगा। ये 3 से 3 बार में कट गया और ये मेरा 4 बार में कट गया। ये हो गया 4 × 12 = 84, यानी कि 84 वेज में बी लॉटरी में से टिकट्स को सेलेक्ट कर सकता है। अब विनिंग क्या है? तो विनिंग देखने के लिए क्या करते हैं कि हम लोग देखते हैं कि हार कैसे सकता है। तो कैसे हार सकता है? अगर वो 6 ब्लैंक में से कोई 3 ब्लैंक्स को चूज कर ले तो वो हार जाएगा, और अदरवाइज अगर एक भी उसमें से प्राइज निकल गया तो वो जीत जाएगा। ठीक है, तो हम लोग देख लेते हैं, हम लोग क्या करेंगे? नेगेटिव सेंस में यूज करेंगे। ठीक है, हम लोग देख लेते हैं कि वो हार कितने तरीके से सकता है। ठीक है, तो मैं यहां पे लिख देती हूं इसके बाद। ठीक है, यहां से मैं यहां पे लेके आ रही हूं। ठीक है, तो नंबर ऑफ वेज in which B can choose a blank, कितना होगा? 6C3, क्योंकि कोई भी 6 ब्लैंक में से वो एक ब्लैंक को चूज कर सकता है। ठीक है, और उस कितनी बार चूज करेगा वो? उसके पास कितने शेयर्स हैं? 3 शेयर्स है। ठीक है, तो हो सकता है कि तीनों का तीनों उसने निकाला और तीनों ब्लैंक निकल आया। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा कि वो हार जाएगा। तो ये देखो 6C3, ये मिलेगा आपको फैक्टोरियल 6 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 3। तो ये आपको मिलता है 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू फैक्टोरियल 3 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 3 इज इक्वल टू 6 इंटू फैक्टोरियल 3। ये मेरा कैंसिल हो गया, ये 6 कट गया 20। ठीक है, तो ये मेरा क्या हो गया? वेज ऑफ लूजिंग, क्योंकि ये क्या है? ब्लैंक। ब्लैंक माने लूजिंग। तो टोटल तरीके हो सकते थे 84, जिसमें से वो चूज कर सकता था आउट ऑफ 9। ठीक है, अब 20 तरीके से चूज करेगा अगर वो, तो हार जाएगा। तो जीतने के क्या हुए? तो अब मेरा मिलेगा मुझे वेज ऑफ विनिंग। इज इक्वल टू क्या होगा मेरा? 84 माइनस 20, ये क्या बच गया मेरा? 64। तो अब हम प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं। मुझे मेरा वेज ऑफ विनिंग पता है और मुझे मेरा टोटल नंबर पता है। ठीक है, ये हो गया मेरा टोटल नंबर ऑफ वेज। तो अब हम निकालते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो P ऑफ B क्या होगा मेरा? नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस कितने हैं? नंबर ऑफ विनिंग के बराबर ये है मेरा 64, और टोटल केसेस मेरे कितने थे? 84। तो ये हो गया मेरा, आप काट दो, ये हो जाएगा, आप इसको काट सकते हो 4 से 16, और ये हो गया मेरा 21। तो ये हो गया मेरा 16/21। लेकिन हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ A या प्रोबेबिलिटी ऑफ B नहीं पूछ रहा है, हमसे क्या पूछ रहा है? We have to compare the probability of A's success to B's success। यानी कि हमें क्या करना होगा? P of A is to P of B कैलकुलेट करना है। तो ये हो गया मेरा P of A was equal to 1/3। आप इसको डिवाइड कर दो कितना से? 16/21 से। इसको कर सकते हैं 1/3 इंटू 21/16। ये हो गया मेरा 7/16। तो ये हो गया मेरा क्या? प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग ऑफ A डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग ऑफ B। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। चलिए अब मैं आपको बताती हूँ कुछ छोटे छोटे नोटेशंस जो आपको समझने में हेल्प करेंगे। ठीक है, चलिए हैपनिंग ऑफ, चलिए एक चीज मैं आपको दे देती हूँ पहले। लेट A and B are
इवेंट्स, ठीक है, कोई भी दो इवेंट है ए और बी, तो हैपनिंग ऑफ ए और बी, ठीक है, हैपनिंग ऑफ ए और बी, यानी कि कोई दो इवेंट्स हैं ए और बी, उसमें से या तो ए अकर होगा या तो बी अकर होगा। इसको हम लोग कैसे डिनोट करते हैं, तो इसको हम लोग डिनोट करते हैं यूनियन से। ए यूनियन बी implies happening of either A और B, either A और B, ठीक है, या तो A या तो B, ठीक है। अब अगर आपके पास हो happening of both A and B, यानी कि A भी होना चाहिए और B भी होना चाहिए, इसको हम डिनोट करते हैं इंटरसेक्शन, ठीक है, इसे हम कहते हैं क्या, इंटरसेक्शन। दिस सिंबल इज रेड एज यूनियन एंड दिस इज रेड एज इंटरसेक्शन, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है, हैपनिंग ऑफ बोथ A एंड B। उसके बाद अब अगर इफ A एंड B आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, ठीक है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव यानी कि नथिंग इन कॉमन, दोनों क्या है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, मतलब अगर एक हो रहा है तो एक उसके साथ दूसरा नहीं होता है, ठीक है। ये मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब। तो अगर A एंड B म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो देन हम कहते हैं दैट A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू नथिंग, ठीक है, क्योंकि देखो अगर A और B म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, इसका मतलब हमें पहले से पता है क्या, कि A और B एक साथ नहीं हो सकते, और A इंटरसेक्शन B का मतलब क्या होता है कि हैपनिंग ऑफ बोथ A एंड B। तो अगर एक बार में A हो रहा है तो B तो होगा ही नहीं ना, तो फिर क्या होगा, दोनों का इंटरसेक्शन 0 होगा, ठीक है, 0 नहीं होगा 5 होगा, ठीक है, इसको नथिंग कहते हैं, ठीक है, दिस इज 5, ठीक है। एक और छोटी सी बात बताती हूं मैं आपको, दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B बार इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ A होता है, ठीक है। अब ये कैसे होता है, ये मैं आपको एक वेन डायग्राम से बताती हूं। आप देखो, आप ये फिगर देखो, ये बना दिया मैंने A, दिस इज माई A स्पेस, और ये मैंने बना दिया B स्पेस। तो A इंटरसेक्शन B कहाँ होगा, जहां बोथ A एंड B है। तो क्या हो गया, ये मेरा एरिया, एरिया मेरा क्या हो गया, ये मेरा हो गया A इंटरसेक्शन B। यहाँ पे A भी है और B भी है, ठीक है। दिस इज A यूनियन B आई थिंक, ठीक है। तो अब आप देखो, अगर मैं ये एरिया कवर करूं तो ये एरिया मेरा क्या है, आप यहां से देख के बता सकते हो। देखो ये एरिया जो यहां से सिर्फ मैंने ये ब्लू से हाईलाइट किया है, ये क्या है, ये सिर्फ A है, इसमें B का कोई भी पोर्शन नहीं है। तो आप इस एरिया को क्या कह सकते हो, प्रोबेबिलिटी ऑफ, आप इस एरिया को कह सकते हो A इंटरसेक्शन B बार, ठीक है। तो अब देखो, और अगर ये एरिया प्लस ये एरिया कर दिया जाए तो ये क्या होगा, मेरा पूरा A को कवर कर ले रहा है, ठीक है।
ए को पूरा कवर कर ले रहा है, तो यहां से हम लोग क्या कह सकते हैं, दैट पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बार प्लस P ऑफ A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू क्या होगा मेरा, अच्छा कट कर दीजिए थोड़ा सा।